नमस्कार। हिंदी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस पाठ पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी, यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर। और यह एक यात्रा वृतांत है जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया जी। तो पाठ में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया है। हमने समझा कि जो गैंगटॉक है वो मेहनतकश बादशाहों का शहर है। दरअसल लेखिका गैंगटॉक की खूबसूरती से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने कहा कि इस खूबसूरती में मुख्यतः हाथ वहां के निवासियों का है, तो इसलिए शहर मेहनतकश बादशाहों का शहर है। और लेखिका वहां की खूबसूरती में पूरी तरह से खो गई थी और गैंगटॉक शहर के सम्मोहन में खो गई थी। लेखिका की युमथांग की यात्रा और गाइड जितेन नार्गे। लेखिका जा रही थी गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग, दक्षिण पूर्व सिक्किम से उत्तरी सिक्किम की तरफ। और इस यात्रा में उनकी मदद के लिए तैयार थे उनके गाइड कम ड्राइवर जितेन नार्गे जी। लेखिका ने जिस पर्यटक स्थल को जाना, समझा और घूमा वो है अभी तक कवि लॉन्गस्टॉक। इसी के साथ लेखिका को जानकारी प्राप्त हुई बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक मान्यताओं की। और प्रेयर व्हील को देखकर तो लेखिका बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि धर्म जो है वो सबको जोड़ता है, क्योंकि पूरे भारत में धर्म से संबंधित मान्यताएं, विश्वास, आस्थाएं, श्रद्धा बिल्कुल एक जैसी ही तो है। तो चलिए अब पाठ में आगे बढ़ेंगे और पाठ को समझेंगे कुछ मुख्य बिंदुओं द्वारा और पाठ के अंशों द्वारा। तो जब लेखिका जीप से आगे बढ़ी तो वह ऊंचाई की ओर बढ़ने लगी। वह हिमालय के विशाल रूप को देखकर बहुत आश्चर्यचकित थी। हिमालय का विराट रूप देखकर वह समझ पा रही थी कि हिमालय तीर्थ यात्रियों या तीर्थाटनियों, सैलानियों आदि का प्रिय स्थल हमेशा से क्यों रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिमालय पर्वत पर बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि ऋषिकेश, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि। तो यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो घूमने के लिए तो जाते ही हैं, लोग श्रद्धा भाव में झुककर भी हिमालय की यात्रा में जाते हैं। हिमालय की विशालता और घुमावदार रास्ते, इस बात से तो कौन परिचित नहीं होगा जो भी हिमालय के किसी भी स्थान पर घूमकर आया हो। ऊंचाई की ओर जाते हुए रास्ते वीरान और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। सघन हरियाली और फूलों की घाटियों के बीच से निकलते हुए लेखिका का मन असीम सुंदरता से भर गया था। इस बिखरी असीम सुंदरता का लेखिका के मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे कि सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। यानी कि वहां की जो प्रकृति है, वहां के जो फूल हैं, वहां के जो पेड़ हैं, वनस्पति हैं, रास्ते हैं, उन सबको देखकर सबके अंदर असीम सुंदरता भर गई थी। फिर लेखिका को नजर आई तीस्ता नदी, जो कि सिलीगुड़ी से ही उनके साथ थी। सिलीगुड़ी से ही साथ तीस्ता नदी का सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। कहां पर? सिक्किम में। जो तीस्ता नदी है वह सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में जाकर के मिल जाती है और सिलीगुड़ी शहर है पश्चिम बंगाल का। तो सिलीगुड़ी से ही तीस्ता नदी लेखिका को नजर आ रही थी और यहाँ पर जो उसका सौंदर्य था वह अपनी चरम सीमा पर था। इसलिए लेखिका बहुत रोमांचित थी, बहुत खुश थी और वह चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। देखिए यहाँ पर लेखिका अपनी तुलना कर रही है चिड़िया के पंखों के हल्केपन से। क्यों? क्योंकि इतने सुंदर दृश्य देखकर उनका मन भी सुंदरता से भर गया था और ऐसे ही भाव उनके अंदर आ गए थे। और इसी मन की खुशी के कारण, इन्हीं फीलिंग्स के कारण वो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी, यंत्रवत जीवन और ऊब से बहुत दूर, बहुत ही रिलैक्स्ड यानी कि बहुत ही आनंदित महसूस कर रही थी और बहुत हल्का महसूस कर रही थी। किसकी तरह? चिड़िया के पंखों की तरह।
मेरे नगपति मेरे विशाल, नगपति अर्थात हिमालय, तो हिमालय के प्रति उनके अंदर श्रद्धा के भाव जगे। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाही कि जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, फेन मतलब झाग उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। और जो ये सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल है, सिक्किम का एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मशहूर झरना है। और यहाँ पर फ्लैश चमकने लगे। आखिर क्यों ना चमके, ऐसे सुंदर दृश्य को तो सब कैमरे में कैद करना ही चाहेंगे। तो सभी सैलानियों ने तुरंत अपने कैमरे निकाल लिए और वो इस सीन की, इस दृश्य की फोटो लेने लगे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। अब यहाँ पर लेखिका अपनी तुलना किससे कर रही है? काफी बड़े पुराने लंबे युग से किसी कैद राजकुमारी की तरह, जो काफी समय से किसी श्राप में कैद हो, क्योंकि यह खूबसूरत नजारा, यह दुर्लभ सौंदर्य उसको मुक्ति का एहसास करा रहा था, जबकि शहरी जीवन में ऐसा नहीं होता है। वह भागम भाग, तनाव, चिंता से बहुत दूर यहाँ पर एक मुक्ति के एहसास को अपने अंदर जन्म लेता हुआ पा रही थी। और इसी के साथ वह आत्मा का संगीत सुनने लगी, जैसे अपने आप को और अधिक समझने लगी, अपने आप से जुड़ने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्य में हो उठा, काव्य में हो उठा, यानी कि मन के अंदर सुंदर भाव और मनोरम विचार जो थे वो जग गए। और जो लेखिका का मन है वो प्रकृति के सुंदरता की तरह भावों से भी सुंदर हो गया। तो ऐसे सौंदर्य से वो भर गया। तो जब हमारे मन के भाव बहुत सुंदर हो जाते हैं तो हम सौंदर्य से, असली सौंदर्य से भर उठते हैं। और इस सत्य से भी वो परिचित हुई कि वह अपने आप को प्रकृति के उस क्षण में प्रकृति का हिस्सा समझने लगी। जीवन की अनंतता का एहसास हो रहा था लेखिका को। तो लेखिका सत्य और सौंदर्य के एहसास से भर उठी। लेखिका को लग रहा था जैसे वह स्वयं भी इस प्रकृति का ही अंश है। उसे महसूस हुआ कि मानो प्रकृति के विराट स्वरूप ने उसके भीतर के सभी बुरे भाव और बुरी इच्छाएं समाप्त कर दी हैं। सभी तामसिकताएं और दुष्ट भाव यानी दुष्ट वासनाएं जैसे उसके अंदर से समाप्त हो गई हो, क्योंकि वह प्रकृति के सौंदर्य में पूरी तरह से लीन हो गई थी। अनमनी सी मैं उठी, यानी कि बेमन से वह वहां से उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला। और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। तो देखिए कितने खूबसूरत नजारे हैं सिक्किम की यात्रा के समय उन पहाड़ों पर, उन घुमावदार रास्तों पर जाते हुए। तो कहां लेखिका को क्या नजर आया? कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन है, इस तरीके से वनस्पति सब तरफ बिछी हुई है। तो कहीं हल्का पीलापन है और फिर एकदम से क्या होता है, सब कुछ गायब हो जाता है, क्योंकि हम समुद्र तल से जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं, बादल भी तो हमारे आसपास हो जाते हैं। और जहां पर बादल छा गए तो दूर से कुछ नजर ही नहीं आता। तो कभी ऐसा होता था कि लेखिका को कुछ नहीं नजर आ रहा और कभी कभी तो बहुत सुंदर दृश्य नजर आते थे। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती जा रही थी, यानी कि आंखें खोलकर पूरी तरह से देखती जा रही थी। चित्र लिखित सी मैं यानी कि एक स्टैचू की तरह, एक मूर्ति की तरह लेखिका हो गई थी, जिन्हें कुछ होश ही नहीं था कि वह कहाँ है, वह कौन है। और माया और छाया के इस अनूठे खेल को कभी दृश्य नजर आ रहे हैं, कभी छाया की तरह गायब होते जा रहे हैं। और लेखिका बहुत खुश थी ऐसे सुंदर वातावरण में। प्रकृति जैसे मुझे सयानी यानी समझदार बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी।
नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, क्योंकि हरियाली ही जीवन है। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। लगातार बहते हुए झरने थे, तो कहीं पर पूरे बहाव के साथ बहती हुई तिस्ता नदी थी, तो कहीं पर सामने उठती धुंध थी, तैरते हुए बादल थे और ऊपर मंडराते हुए आवारा बादल थे। कितने सुंदर दृश्य वो एक ही बार में देख पा रही थी। इसी के कारण ही तो उनका मन काव्य में भी हो उठा और वह चिड़िया के पंखों की तरह स्वयं को हल्का भी तो महसूस कर रही थी। मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। अब हमें पता चलता है वहां के फूलों के बारे में, और वहां पर एक तरीके से बिछे हुए सिक्किम में प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, और सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए। हमने यह भी जाना था कि वहां पर किस तरीके के पेड़ है, पाइन और धूपी के पेड़ों की अधिकता है, तो फूल है वहां पर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के। चैरवेती चैरवेती, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। हमारे उपनिषदों में लिखा है चैरवेती चैरवेती, यानी कि चलते रहो, और हर स्थिति में आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। अच्छे कर्मों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो, यह हमारे उपनिषद कहते हैं। और लेखिका समय के इसी निरंतर बहाव में तिनके सा अपना वजूद जो है वो महसूस कर रही थी, क्योंकि प्रकृति का इतना लंबा कालखंड है और उस लंबे कालखंड में हमारा जीवन बहुत थोड़े समय का है, बहुत ही अल्पकालिक है। यानी कि हमारा अस्तित्व बहुत ही तिनके सा है, बहुत छोटा है, जबकि समय सीमा तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वह तो अनंत है, असीम है। अब हम आपकी बात करते हैं। क्या ऐसी कोई गतिविधि है जिसे करते हुए आप इतने तल्लीन हो जाते हैं कि आपको समय बीतने और थकान का पता ही नहीं चलता? लेखिका तो पूरी तरह खो गई थी प्रकृति की सुंदरता के बीच में, वहां के वातावरण के बीच में, फूलों के बीच में, झरनों के बीच में, पेड़ों के बीच में, और उन्हें ना तो समय का पता चल रहा था और वह अपने ही आत्मा में लीन हो गई थी। क्या आप भी ऐसी कोई गतिविधि करते हैं? नृत्य है, चित्रकला है, संगीत है, कोई भी गतिविधि वो हो सकती है। आप विचार कीजिए, और इसी के साथ है कुछ अभ्यास कार्य। आप कीजिए अभ्यास कार्य। मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।